हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में कंपलसरी करेंगे घटनाचक्र प्रैक्टिस पेपर, जो कि हर किसी के लिए है। जीके के क्वेश्चंस हैं इसमें, 50 क्वेश्चंस में रीजनिंग भी है, और ये हमारा है सेट 13। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये 13 है, क्योंकि इसमें एक रिपीटेड था, तो इसलिए ये हमारा 13 हो गया है प्रैक्टिस सेट। एक इसमें प्रैक्टिस पेपर रिपीट था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए काकरापार जो है ये वाला है न्यूक्लियर है, पहले तो न्यूक्लियर पावर हाउस है, और ये गुजरात में है। ठीक है, और ये कब बना था? 1993 में। 1993 में ये स्टार्ट हो गया था, गुजरात में ही ये। नेक्स्ट आते हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे नरौरा में है और तारापुर राजस्थान में भी है, कोटा में। जिनमें आएगा तो वो सबको हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था, और ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है, असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है, जो कि 1920 में स्टार्ट होता है गांधी जी के थ्रू। तो उससे ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये खिलाफत आंदोलन जो होता है ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही होता है, बट ये बाहर हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे दिया गया है? तो इसमें से आपको कैलाश सत्यार्थी को मिला है, भी 2014 में मिला था। जब मलाला यूसुफजई को मिला था तभी इनको भी मिला था, कैलाश सत्यार्थी को। रवीन्द्रनाथ टैगोर थे सबसे पहले, उन्हें मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। देखिए नोबेल अवार्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब तो एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नोबेल अवार्ड से बहुत पूछा जाता है। इसको ज़रूर अच्छे से सेपरेट देख लीजिएगा इसकी वीडियोज़। तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है इन सब में, चारों में से। महात्मा गांधी कई बार नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अप्रॉक्स 5 टाइम्स ये नॉमिनेशन में आए हैं महात्मा गांधी, लेकिन अभी नहीं मिला है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? देखिए नाम बहुत सुना होगा जीएस में, विदर्भ के खजुराहो। तो किस मंदिर को इस नाम से जानते हैं? मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर जो मंदिर है इसको जानते हैं, और ये है कहाँ? ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, और किस नदी के पास है? ये बेनगंगा नदी के पास है, बेनगंगा नदी के पास है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी शैली क्या है? इस मंदिर की जो शैली, द्राविड़, नागर, ये सब शैलियाँ होती है, ये भी पूछा जाता है। तो ये नागर शैली का मंदिर है, नागर शैली का। इसको किस नाम से जानते हैं? विदर्भ के खजुराहो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। ठीक है, लाल किला पे, दिल्ली के लाल किला से स्टार्ट हुआ था मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ऑब्वियसली ये लूनी नदी में मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब ये अरावली से निकलती है ना, अरावली सीरीज के पास से निकलती है जब ये, और ये इधर फिर आती है इस तरफ से, और ये जो हम इसका कच्छ का रन है ना, रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे जाके ये यहाँ पर डिस्पर्स हो जाती है, इस तरह से यहाँ पर गुम हो जाती है। तो ये लगभग 100 किलोमीटर तक तो इसका वाटर जो होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, लेकिन उसके आगे फिर ये क्या होता है, ये उसके आगे फिर ये खारा हो जाता है पानी। तो वही है, ऊपरी मार्ग क्या? मीठे जल का, और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। कौन सी नदी हो गई? लूनी नदी हो गई। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में, राजस्थान में अजमेर के पास, अजमेर के पास, वहाँ से अरावली के पास से निकलती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अपनी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली फ्लो के लिए फेमस है, तो वो कौन सी है? दामोदर है ऑब्वियसली। और दामोदर क्या है, किसके लिए फेमस है? यहाँ पर कोल माइंस बहुत ज़्यादा है, कोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, डिपॉजिट। ठीक है, तो दामोदर इसके लिए भी फेमस है। और क्योंकि ये रिफ्ट वैली के पास से होकर गुजरती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मोड़ आते हैं, घुमाव बहुत ज़्यादा आते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 1872 में, ठीक है। ये 1872 में पारित किया गया था और इसमें क्या था, इंटर कास्ट जो मैरिज होती हैं उनको एक्सेप्टेंस मिली थी, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस को एक्सेप्टेंस मिली थी और इसमें एज भी इन्होंने डिफ़ाइन की थी कि लड़कियों की एज जो होनी चाहिए गर्ल्स की वो मिनिमम 14 ईयर्स होनी चाहिए और बॉयज़ की एज होनी चाहिए वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ जो कई वाइफ्स, बहुत सारी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ्स जो रखते हैं वो तो उस चलन को भी इन्होंने बंद किया था नेटिव मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि कब हुआ था, 1872 में पारित हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित नदियों में से किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? जैव मरुस्थल की संज्ञा भी दामोदर को ही दी गई है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा इसमें पॉल्यूशन है यहाँ पर कि इसको जो है बायोडिजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये नाम भी पूछा जाता है, बायोडिजर्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में जैव मरुस्थल और इंग्लिश में बायोडिजर्ट भी कहा जाता है। क्यों? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारियों की भूमि? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए बड़े शिकारियों की भूमि, इसका मतलब जहाँ पे खूब घने घने ऊंचे ऊंचे से होंगे, वहाँ पर ग्रीनरी जो होगी ऊंचे ऊंचे से होंगे, इस टाइप की ग्रास लैंड होगी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकार होता होगा, हंटिंग बहुत ज़्यादा होता होगा, इसलिए उन्हें बड़े शिकारों की भूमि कहा गया। अब ये कौन से होते हैं? ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सवाना जो ग्रासलैंड होते हैं उन्हें बड़े शिकारियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सही है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। ऐसा करते हैं, पहले इसमें डायग्राम बना लेते हैं ताकि इजीली आप बता सकें खुद से कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? ऊपर कम होता जाता है, कुछ चीज़ें याद रखिएगा, एनर्जी लेवल कम होता जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर है, ग्रीन ग्रास है यहाँ पर, और ये कंज्यूमर है प्राइमरी, और ये एक और लेवल होता है सेकेंडरी, और फिर ये टर्शरी, ये सब क्या है, कंज्यूमर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। उपभोक्ता कंज्यूमर को कहते हैं और उत्पादक प्रोड्यूसर को कहते हैं। तो कह रहे हैं प्राइमरी यानी कि ये वाले प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वो फुल्ली रूप से इन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों में से संख्या में ज़्यादा होते हैं। ये जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये उत्पादक से संख्या में ज़्यादा होते हैं? नहीं, ये कम होते हैं, ठीक है, इसलिए भी रॉन्ग हो गया। शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। शाकाहारी जो होते हैं यानी कि ये जो होते हैं शाकाहारियों की संख्या मांसाहारी से अधिक होती है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं और मांसाहारी जो होते हैं ये कम होते हैं, इनका नंबर। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। सेकेंडरी जो कंज्यूमर है ये बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनको खाते हैं और फिर ये इनको खाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा होते हैं, बल्कि प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं यानी कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि सेकेंडरी और टर्शरी के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। देखिए मानव गतिविधियों से यानी कि ह्यूमन ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, उनको क्या कहेंगे, ऑब्वियसली एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहेंगे। जहाँ पे भी वर्ड एंथ्रो आ जाता है, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन की एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एंथ्रो आए वहाँ पर समझ लीजिएगा मानव गतिविधियों से रिलेटेड है, मानव से रिलेटेड है, तो ये एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूजन का प्रसिद्ध उदाहरण है? नेक्स्ट एसएसटी में हमने बताया था, एसएसटी में क्वेश्चन था। तो एयर पॉल्यूशन जो होता है अगर देखना हो तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो होता है, यानी कि थोड़े से भी एयर पॉल्यूशन से वो उसका रंग जो होता है वो चेंज हो जाता है, एक इंडिकेटर के रूप में वो काम करता है, उसे कहते हैं लाइकेन्स, ठीक है। और ये एल्गी और फंगस
के बीच की ये कड़ी कहलाती, कनेक्टिंग लिंक कहलाती है, ठीक है, लाइकेंस। और ये सिम्बायोसिस, इन दोनों में क्या होता है, सिम्बायोसिस होती है, लाइकेंस, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, तो जैसे ही थोड़ा भी एयर पॉल्यूशन होता है तो अगर हम इसको देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ISA जो सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, क्योंकि ये इंडियन जो है इनिशिएटिव थी, ठीक है, सोलर पैनल लगाना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सब उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो देखिए, कोरंडम तो एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। जिप्सम दिख रहा है, जिप्सम जो होता है ये होता है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। कन्फ्यूज़न क्या होता है फॉर्मूले में, और फार्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं। जिप्सम में 2H2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट तो होता है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल 2 होता है। और वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP जो होता है उसमें क्या होता है, ½ H2 होता है, CS4 डॉट ½ H2, ये याद रखिएगा हमेशा, हाफ मॉलिक्यूल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? इनमें से प्रोटीन कौन नहीं है? तो इसमें कपास नहीं है, बाकी सब हैं। स्पाइडर सिल्क, लूता रेशम, ये भी है। केश यानी कि जो हम लोग के हेयर्स होते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, खुर में भी प्रोटीन होता है, कपास में नहीं होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, सेलुलोज का कहेंगे। अगर सेलुलोज का पूछेंगे तो कपास सही होगा, यहाँ पे प्रोटीन पूछा है तो ये सारे सही हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और कौन सी बाह्यस्रावी है? दोनों ही प्रकार की ग्रंथि। अच्छा, यानी कि पूछ रहे हैं कौन सी, मिक्स्ड ग्लैंड। देखिए, एक एंडोक्राइन होती है, एक एक्सोक्राइन होती है। एंडोक्राइन अंतःस्रावी कहलाती है और एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी कहलाती है, ठीक है। और जो दोनों होती हैं वो मिक्स्ड कहलाती है। तो मिक्स्ड कौन सी है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास है, ठीक है। पैनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो कि दोनों है, इसमें डक्ट भी होती है और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। बाकी एड्रिनल जो होती है ये किडनी के ऊपर होती है, ये आपकी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और अश्रु ग्रंथि, आंसू जो है वो बाहर बहते हैं, इनमें डक्ट होती है और ये कौन सी हो गई, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। थायराइड जो होती है ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, कुछ ग्लैंड्स के बारे में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। देखिए, अगर चावल के ऊपर पॉलिश होती है तो उनकी वजह से क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होता है, थायमिन होता है। पॉलिश करने की वजह से थायमिन जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है और उस वजह से इसकी थायमिन की कमी हो जाती है और बेरी बेरी हो जाती है डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ विटामिन हैं और प्रचुर स्रोत है, इनके स्रोत है। तो B6, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। B6 धान की चोकर, ये सही है। राइस ब्रेन जो होती है, B6 इनका हम नाम भी बता देते हैं, इसका होता है पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, कॉड, यकृत तेल, नहीं ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, ये बिल्कुल सही है। और K अल्फा अल्फा, ये बिल्कुल सही है। देखिए, विटामिन B2 जो होता है ना, एग और मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी, ये सब इसके सोर्सेज होते हैं। और ये कॉड, यकृत तेल, ये जो होता है ये विटामिन A और D के लिए होता है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। A D में अच्छा ये रोल करता है, कॉड, यकृत तेल जो होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, कौन सा इसमें नहीं होता है? तो इसमें लौह नहीं होता है। देखिए, इसमें आयरन नहीं होता है, बाकी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो होते हैं मिनरल्स, ये सारे इसमें होते हैं, सिर्फ आयरन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? देखिए, अर्ध संघात्मक राज्य, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि क्वासी फेडरल कहा। क्यों कहा?
देखिए यूनिटरी नहीं है, यूनिटरी मीन्स होता है 3 टर्म आते हैं, यूनिटरी, फेडरल एंड क्वासी फेडरल। तो देखिए यूनिटरी वो होता है जिसमें किसी एक का शासन हो, या तो गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट का हो, ठीक है। यूनिटरी वो होता है सेंटर का शासन हो, ठीक है, वो रूल करे। फेडरल में क्या होता है कि पावर्स जो होती हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली पावर होती हैं, ये हो गया फेडरल। क्वासी फेडरल ये कहा जाता है अर्धसंघातक, मतलब कि दोनों को पावर बटी है, सेंटर और स्टेट दोनों को बटी है, बट अगर इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होता है तो फाइनल डिसीजन लेने की पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरल कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया क्वासी फेडरल का, तो ये किया केसी वेयरे ने, केसी वेयरे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब ये पीसीएस में भी आया था लास्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 अमेंडमेंट किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो देखिए इसमें 43A में अमेंडमेंट लाया गया, किस 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, इसके थ्रू डीपीएसपी में अमेंडमेंट किया गया। कहाँ पर, 43A में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें वर्क के बारे में बात थी, काम के बारे में बात थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। इसमें क्या है, ये लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए विधिक जो है मतलब विधि के थ्रू कभी भी प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर मान लिया किसी केस में इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूर इसका यूज़ किया जाएगा उस केस में, ठीक है। तो इसका विधिक स्वरूप जो है कभी भी बदला नहीं जा सकता है न्यायालय में, यानी कि कोर्ट में, तो ये लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। और ये किस केस के थ्रू ये फाइनल हुआ था, ये हुआ था केशवानंद भारती केस के बाद, ठीक है, केशवानंद भारती केस। इसके मूल स्ट्रक्चर को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ये चीज़ समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया, ये महात्मा गांधी ने किया, ठीक है। क्योंकि देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये स्मॉल सेक्टर को बढ़ावा देने वालों में से थे। ये स्मॉल सेक्टर यानी कि कुटीर जो कहते हैं ना, कुटीर उद्योग जो कहते हैं, उसको ये बढ़ावा देने वाले थे, इसमें बिलीव रखते थे। बल्कि ये जो इंडस्ट्रियल बड़ी बड़ी जो लार्ज स्केल सेक्टर को उसके खिलाफ थे, उसके अगेंस्ट थे स्मॉल सेक्टर, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो जो 6th शेड्यूल है ना, तो उसमें जो आते हैं वो लागू होते हैं आपके ट्राइबल एरियाज में, और वो कौन कौन से हैं, ATM-M, ठीक है, .M ऐसे याद रखिएगा, ATM.M। तो इसमें क्या है, असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम, ठीक है, मेघालय और मिजोरम है, याद रखिएगा, मणिपुर नहीं है, ठीक है। ATM ये आते, ATM-M यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो अब यहाँ पर इनमें से त्रिपुरा सिर्फ दिया है, बाकी और किसी में लागू नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें है आपका रसिक प्रिया रसखान, ये गलत है, बाकी सही है। ध्रुवदास भगत नामावली सही है, नाभादास भक्तमाल, उस्मान की चित्रावली, ये बिल्कुल सही है। ये रसिक प्रिया जो है ये आपकी है केशव दास की, ठीक है, केशव दास की है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो सुरक्षा के लिए मराठों के जो रेवेन्यू लिया जाता था वो उसका नाम था चौथ। जो ये टैक्स लिया जाता था ये था कि मराठों को जो है बचाएंगे, इनसे आक्रमण से बचाएंगे, जो नियरेस्ट प्रोविंसेस से वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो इसके वीडी सावरकर हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और स्टार्टिंग हुई थी मित्र मेला,
तो मित्र मेला से स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद किसने की थी? वीडी सावरकर और जीडी सावरकर। जीडी मतलब गणेश दामोदर सावरकर, ये दो भाई थे, इन दोनों ने मिलकर मित्र मेला की स्थापना की थी। इसके बाद इन्होंने 1904 में इसका नाम बदलकर 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न से क्या पैदा करती है? ओजोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा रेजेस में एनर्जी होती है कि सबसे पहले वो ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं, और जब इसको ब्रेक कर देती हैं तो उसके बाद जाकर बाद में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अटैच हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है ओजोन का। तो कुछ इस तरह से होती है ये, और ये प्रोसेस जो होती है चलती रहती तब तक चलती है जब तक स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी रेजेस रहती हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होती है? यूवी रेजेस होती हैं, वहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, और यही यूवी रेजेस क्या करती हैं? ऑक्सीजन को पहले तोड़ती हैं, ब्रेक करती हैं, और फिर एक ऑक्सीजन जो ये होती है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जाकर O3 बना लेती है, और ये इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है जब तक यूवी रेजेस रहती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी, ये किसकी उपाधि थी? ये थी समुद्रगुप्त की उपाधि। इसका मतलब था कि पृथ्वी पे इनके जैसा मतलब कोई और प्रथम वीर नहीं है, मतलब कि कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, ये प्रथम वीर है समुद्रगुप्त। और ये इनको कब मिली थी? जब इन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था, उसके बाद इनको ये टाइटल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? देखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बनाई थी वो धर्मपाल ने बनाई थी, ये प्रीवियस हिस्ट्री के सेट में हमने बताया था। और यहाँ पर विहार था और सोमपुरी भी एक है, तो वहाँ पे भी इन्होंने विहार बनाए थे, तो ये उसके संस्थापक हो जाते हैं धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? देख, इनकी जो ये विलय नीति थी ना लॉर्ड डलहौजी की, तो इसमें सतारा सबसे पहले जो हुआ था वो शिकार हुआ था। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, सतारा सबसे पहले हुआ था, फिर आपका आया था जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर, ये एंड है, ठीक है, और संबलपुर। फिर उसके बाद आपका आया था बघाट, ठीक है, बघाट आया था। तो ये हुआ था 1848 में, फिर 49 में ये, और ये 50 में, और फिर 1 ईयर का गैप के बाद 52 में आपका हुआ था उदयपुर, ठीक है, और फिर 53 में झांसी, और फिर 54 में नागपुर, और फिर 55 में आपका करौली, ये जो आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले सतारा हुआ था 48 में, तो ये दो सेट याद रखिएगा आप, 48, 49, 50, और फिर 52 से लेकर 55 तक सतारा, जैतपुर, संबलपुर सेकंड पे आएंगे, फिर बघाट आएगा, और फिर इधर 52 से जो स्टार्ट 55 तक होगा उसमें उदयपुर पहले आएगा, फिर आपका झांसी आएगा, फिर नागपुर आएगा, और फिर करौली आएगा। तो सबसे पहले कौन हुआ था? सतारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? देखिए, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 1919 में, तो इसके बाद क्या कर रहे थे, एक तरफ ये इन्होंने किया और इसको दबाने के लिए, और दूसरी तरफ क्या, बड़े जो पॉलिटिशियन होते थे उनको टाइटल देते थे बड़े बड़े, ताकि वो चीज़ें सप्रेस हो जाएं, वो दब जाएं चीज़ें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं, इन्होंने वापस कर दिया था ये, और इन्होंने ये जताया था कि ये इन लोगों के साथ हैं, अमृतसर में ये जो हादसा हुआ था इसके साथ हैं, ये लोगों के साथ हैं, तो ये इन्होंने वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अब कौन भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? कौन तेल कंपनियां जो हैं ये निर्धारण करती हैं, और ये भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके प्राइस जो होते हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, बल्कि चेंज होते रहते हैं। तो वो जो जैसे डीजल है, पेट्रोल है, इन सब सारी चीज़ों का जो निर्धारण करती है वो तेल कंपनियां करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, ये किया था नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी, गांधीवादी योजना। इसमें यह था कि 1944 में इन्होंने लाए थे, और इसमें ये इनका था कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो कि वो डिसेंट्रलाइज हो, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करना, ये इनका था मोटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 2001 to 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज था, तो इसका था 17.70,
ठीक है, 17.70% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित किया गया था? तो ये क्या था, 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित किया था। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, साइंस फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल जो होता है 2020, ये हुआ था 22 से लेकर 25 तक। और ये इसलिए होता है ताकि साइंस को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है अट्रैक्शन लाया जाए, ताकि उनका उसमें इंटरेस्ट जागे और वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा आके पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित फिल्म को सर्वोच्च पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो देखिए, ये थीम पता होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे अवार्ड मिला। तो इसमें इन्होंने बताया है आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान, ये थीम थी। और इसमें अवार्ड मिला फिल्म द इंसेक्ट टेस्क्यूअर को। ठीक है, द इंसेक्ट टेस्क्यूअर ये। उसके बाद है 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो ये स्टार्ट देखिए हुआ था 2014 से। ठीक है, 2014 से ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि आपका नेशनल गुड गवर्नेंस डे, इसको ये कहेंगे नेशनल गुड गवर्नेंस डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर को। याद रखिएगा, ये तो आसान याद रखना। इसके बाद है 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान के लिए ऐप शुरू किया? देखिए, पहले तो ये ऐसे था, ठीक है, अभियान पूरा था, और फिर ये मोबाइल ऐप आया। तो ये किसने लाया, कौन लाया? थावर चंद गहलोत लाए। ठीक है, याद रखिएगा, थावर चंद गहलोत ने ये इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, स्वच्छता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे, क्योंकि देखिए जो नए डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुए हैं तो वो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल कंज्यूमर डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर को। याद रखना आसान है, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे। और 25 को कौन सा होता है? गुड गवर्नेंस डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय करने की मंजूरी दी। कौन सी वो 4 हैं? और पूछा है कि इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सी शामिल है, पहले उसे देख लेते हैं। देखिए, इसमें है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी है, फिल्म समारोह निदेशालय है, ये सारे हैं। कौन नहीं है? ये वाली नहीं है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान। ठीक है, ये तीनों हैं। और 4 इन्होंने कहा है ना मंजूरी दी, वो चौथी कौन सी? वो चौथी है फिल्म डिवीज़न, फिल्म डिवीज़न, इसे याद रखिएगा। यानी कि फिल्म डिवीज़न, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, बाल फिल्म सोसाइटी और फिल्म समारोह निदेशालय, ये 4 को किस में जोड़ा है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। तो रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट है। तो हम देख रहे हैं, इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करें। ठीक है, 2 करें तो ये 11 हो जाएगा, और 11 किससे जाएगा? फिर 11 इंटू 5 तो हमें 15 मिल जाएगा। तो इसको अगर हम इसी तरह डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमें मिलेगा 24, और इंटू 5 करें तो मिल जाएगा हमें 120। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट को WHQJDP लिखा जाता है तो एफ्रॉड्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसका रिलेशन इससे है, लास्ट वाले से, फिर सेकंड का सेकंड लास्ट से, इस तरह से रिलेशन है। तो ये देखिए, और रिलेशन कितना है? +3 का है। M+3P आएगा, T+3W आएगा। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो F+3 कितना आएगा? आपका आ जाएगा, और वो लिखा कहाँ जाएगा? लास्ट में। HI, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक ही ऑप्शन है I जिसमें लास्ट में है, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है, इसमें +3 कर देंगे, और कहाँ लिखा जाएगा? लास्ट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, IJK +2 NP -2 CD +2
TU+2। देखिए फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर में +2 का रिलेशन है, लेकिन इसमें जो है -2 का रिलेशन है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल को ये लिखा जाता है तो कंप्यूटर को देखते हैं UBJHOFM। अब देखिए TU+1 RS+1 IJ+1 AB+1 इस तरह से क्रॉस करता हुआ ये लिखा हुआ है, ठीक है, +1 का रिलेशन है। तो CD यानी कि सेकंड नंबर पे D आना चाहिए, तो इन दोनों में D आ रहा है। MN तो ये थर्ड पे है यानी कि 4 पे N आना चाहिए, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, D। आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को होता है। नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था, तो वर्ष नीरव की जन्मदिन सप्ताह किस दिन होगा? देखिए इसका जन्म 22 मई को हुआ था, 22 मई। तो बचे कितने डेज मई में? तो आपके 9 बचे, उसके बाद जून के आपके 30, फिर जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, कहाँ तक जाना है? अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में भी 30 तक जाना है। तो ये टोटल कितने डेज हो गए? 1 और आपका ये जाएगा 16, 161 डिवाइडेड बाई 7 से करेंगे वीक निकालने के लिए। 14 और 7 3 21, रिमाइंडर 0 आएगा इसमें। जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो डे स्टार्ट होता है, यानी कि ये जो सोमवार कह रहा है ना, तो इसी दिन जो है सोमवार को ही नीरव का भी जन्मदिन हो जाएगा, यानी कि मंडे को। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला है? स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, इस हम स्टेटमेंट से ये कंफर्म श्योरली नहीं कह सकते कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हमें लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, ऐसा भी कहीं पे मेंशन नहीं हो रहा है इस स्टेटमेंट से, इसलिए दोनों ही गलत हो गए, यानी कि ना तो कि निष्कर्ष 1 ना ही 2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मांडू महोत्सव का संबंध किस? देखिए मांडू महोत्सव जो होता है ये MP में सेलिब्रेट किया जाता है, मध्य प्रदेश में ये सेलिब्रेट किया जाता है। 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन सही लगा हो। जैसा भी हो आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।